बांकीपुर उपचुनाव से जहां बिहार के विधानसभा को विपक्ष में प्रशांत किशोर के तौर पर एक प्रखर वक्ता मिला है, वहीं उपचुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। सिवान में पुलिस के द्वारा छात्रों पर AK-47 की फायरिंग के मुद्दे पर वो एक साथ केंद्र और राज्य सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। राज्य में बढ़ते अपराध और सिवान में छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने DGP विनय कुमार से मुलाकात की। उनका कहना है कि अब तक देश में किसी आंदोलन में AK-47 का इस्तेमाल नहीं हुआ था। सिवान में छात्रों पर AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया? इस मामले में एक सिपाही को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सिवान SP को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? क्या मुख्यमंत्री के कहने पर छात्रों पर AK-47 से गोलियां बरसाई गई, या कि गृह मंत्री या PM के कहने पर गोलियां चली? आज तक बड़े से बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आज तक AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया गया। 3 छात्र जिनको गोलियां लगी, हम खुद स्वयं मैदानता जाकर के उनसे भी मिले, उनको आर्थिक मदद भी हम लोगों ने देने का काम किया। लेकिन पूरा पार्लियामेंट में ये बात उठाया जा रहा है, पूरा पार्लियामेंट गर्म है। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर आदेश किसने दिया AK-47 चलाने का? क्या सम्राट चौधरी जी ने दिया या अमित शाह जी ने दिया? और सम्राट चौधरी चुप है इस मामले में, गृह मंत्री गायब है, जवाब नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है बचने के प्रयास कर रहे, जैसे उनकी चोरी जो है पकड़ी गई। तेजस्वी यादव के बयान पर JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरे मामले पर गंभीर है और कार्रवाई भी हो रही है। पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है क्या केस में? तब तो 118 नरसंहार हुआ था इनके डैडी के कार्यकाल में। अभी तो बातचीत होती है, जरा पूछे तो कौन DMSP पर कार्रवाई हुई? अरे भाई, जो कार्रवाई जिस पर होना है होगा। अगर साक्ष्य है तो आप DGP को उपलब्ध कराइए। लेकिन यह कवायद इसलिए नहीं हो रहा है चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर आंतरिक विद्रोह हो गया है। कोई ट्वीट हो रहा है, सिंगापुर से क्लास लगा रहा है, कोई यहां पर परस्पर द्वंद्व फंसा हुआ है। इसलिए पार्टी कौमा में है, इसीलिए जीवंत उठे हैं। RJD विधायक भाई वीरेंद्र के मुताबिक जिस छात्र को पुलिस ने AK-47 से गोली मारी, वो छात्र सैनिक बनकर सरहद पर शहीद होने का सपना देख रहे थे। गोली चलने की बात सुनी है कि 303 से मारा गया, राइफल की गोली से मारा गया, लेकिन AK-47 की गोली से किसी को नहीं लगा। हम सिवान के जो पीड़ित परिवार है और जो घायल लोग थे, उनको देखने हम नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ गए थे और उन लोग को देखा। वो लोग कह रहा था कि हम सेना की तैयारी कर रहे थे, हम चाहते थे कि सरहद पर हमारी हत्या हो जाए तो कोई बात नहीं देश के लिए, लेकिन यहां तो हमारे देश में हमको बिना सरहद पर गए ही हत्या करना चाहता है लोग। उसमें पढ़ने वाले नौजवान थे, एक शादी करने के लिए आया था एक गौर। मीडिया के सूत्रों का दावा है कि 25 जुलाई को सिवान में प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से 9 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 3 छात्र मोहम्मद आरिफ, आकाश यादव और बुलेट कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी का इलाज अभी भी पटना के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। AK-47 से फायरिंग की तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने जवान अभिषेक पटेल को सस्पेंड किए जाने की घोषणा की। इस मामले में अब तक सिर्फ विभागीय जांच का ऐलान हुआ है, जबकि विपक्ष न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। जो भी CM बनेगा, ये तो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री, इलेक्टेड नहीं है, रबर स्टैंप मुख्यमंत्री है। जहां बोला जाएगा अमित शाह छात्रों पे गोली चलाओ, तो मुख्यमंत्री जो है अपना रबर स्टैंप पे अपना मोहर लगा देंगे। और वही हुआ बिहार में। सरकार चल नहीं पा रही है, सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है और सीधे तौर पर अब अपराध के मुद्दे पर तेजस्वी यादव सरकार को हर मोर्चे पर घेरने में लगे हैं। सहयोगी मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। स्टेटेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव, सीधे उनका रुख करते हैं। मरगूब, चलिए देर ही सही लेकिन दुरुस्त आते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। छात्र पर जो AK-47 से गोली चलाई गई है, इसको मुद्दा बनाकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर हमलावर नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव।
और आरजेडी का कुनबा उनसे मिलने भी गया था पीड़ित परिवार से, और आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव इस पर्टिकुलर मामले को लेकर। रिजल्ट ने तेजस्वी यादव को दुरुस्त कर दिया इब्राहिम जी। एक रिजल्ट मानो राष्ट्रीय जनता दल में हड़कंप मच गया, हड़कंप मचा हुआ। बीजेपी सीख रही है, राष्ट्रीय जनता दल अलार्मिंग पोजीशन में थी। और हमने आपको याद होगा हमारी आपसे बात हुई, मैंने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए रेड अलर्ट अलार्मिंग है। अगर राष्ट्रीय जनता दल अभी कम बैक करने की कोशिश नहीं करेगी तो राष्ट्रीय जनता दल का क्या होगा ये किसी को ही पता नहीं है। और पिछले 3 दिन से देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव एक्टिव हो रहे हैं, राजनीति में भी और सोशल में भी। अब सवाल है कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भाजपा को सीख दे गया और तेजस्वी यादव को एक रेड सिग्नल दे गया। और जिस तरीके से बीजेपी का कोर वोट बैंक टूटा और राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोट बैंक का सफाया हो गया, तो तेजस्वी यादव को यह लग गया कि चूंकि जीत प्रशांत किशोर की हुई है, एक बड़ा चेहरा जीता है, तो विकल्प नहीं बन जाए एनडीए का। त्रिकोणीय लड़ाई। और अगर राष्ट्रीय जनता दल का समीकरण तो वही अंबाई, उसके पीछे जो कुछ वोट है पिछड़ा अति पिछड़ा का वो वोट बैंक है। अगर अंबाई टूट गया तो पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट बैंक टूट जाएगा, तो सफाया हो जाएगा। पता चलेगा कि दर्जनों कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया। तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुद्दा उठाया जेएनजी, मुद्दा उठाया AK-47, मुद्दा उठाया अपराध। और कल उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष के सभी नेताओं से कहा है कि बिहार आइए, सीवान चलिए और बताइए, लोगों से मिलिए कि कैसे AK-47 भारत में सबसे पहले चला। तो बिहार ऐसे स्टेट था जहां सीवान में AK-47 चलाया गया छात्रों पर। मुद्दा को जीवित रखना चाहते हैं, अपराध के मुद्दा पर गर्म है। उनका कहना है कि कोई सुरक्षित नहीं है, आम आदमी नहीं है, किसान नहीं है, अधिकारी कोई सुरक्षित नहीं है। और सम्राट चौधरी रबड़ स्टाम्प है। दिल्ली से कहा जा रहा है कि गोली चला दो, सम्राट चौधरी कहते गोली चला दो। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और पुलिस या तंत्र राज सम्राट चौधरी लाना चाह रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज चले गए दिनारा चंदेश्वर चौधरी को, जहां उनकी हत्या हुई निर्मम तरीके से। उसके बाद जो वहां तांडव हुआ वो वीडियो आप देखिए किस तरीका, पुलिस मौजूद है, घर जलाए जा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, पुलिस लोगों को समझा रही है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस इतनी बैकफुट पर कैसे आ रही है। कल पटना सिटी में जो हुआ वीडियो आपने देखा, 12 गाड़ियां जला दी गई, पुलिस की गाड़ियां जला, आम लोगों की गाड़ियां जला दी गई, स्कूल के बच्चे के बस को डिस्टर्ब किया गया। ये तो सवाल है। तेजस्वी यादव आप इस मुद्दे को जिंदा रखना चाह रहे हैं कि ये मुद्दा अगर जिंदा रहेगा, हम एक्टिव रहेंगे तो मेरा वोट बैंक कंसोलिडेट रहेगा। नहीं तो अगर वोट बैंक एक बार घसक गया, क्योंकि प्रशांत किशोर बड़े चेहरा हैं, विकल्प बनते नजर आ जाएंगे, तो शायद हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल के आने वाले दिनों में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसीलिए संगठन को खत्म किया कि नए लोग आएंगे, अच्छे लोगों को लाएंगे और एक बड़ा मजबूत संगठन बनाएंगे। लेकिन फर्क वही है। आगे आगे देखिए इब्राहिम जी होता है क्या। क्या ये 2-4-5 दिन का एक्टिवनेस होगा, फिर दिल्ली चले जाएंगे? ये सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है इंतजार कीजिए ना, कब दिल्ली जा रहे हैं, कब मुंबई जा रहे हैं, कब विदेश जा रहे हैं। सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि जिस समय इन्हें एक्टिव होना चाहिए और जिस समय इन्हें रहना चाहिए बिहार में जनजी के समय, उस समय तो ये विदेश में थे, इसीलिए इनके हाथ से मामला चला गया। अब लाख ये कोशिश करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव को लगा कि नहीं, बांकीपुर के बाद संभलना जरूरी है। तो कहा जाता है ना, चलिए अगर धीरे तो शायद आपको ठोकर भी लगेगी तो आप कम जख्मी होंगे, अगर स्पीड में चलेंगे तो आपको ठोकर लगेगी तो। अच्छा मरगूब, एक चीज यहाँ आपने समझना जरूरी है कि बांकीपुर के चुनाव के बाद, नतीजों के बाद तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए, ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन डैमेज कई एक सेक्टर्स पे हुआ है। डैमेज कंट्रोल तेजस्वी किस किस और करते नजर आ रहे हैं? डैमेज पार्टी के अंदर, डैमेज कार्यकर्ताओं के बीच में, डैमेज गठबंधन के बीच में, आसित तिवारी ने जो बयान दिया कांग्रेस खेमे से, और डैमेज जनता आम आवाम के बीच में, वो मुद्दे उठा रहे हैं। क्या उससे वो तमाम डैमेज कंट्रोल हो जा रहा है जहां पर तेजस्वी के एब्सेंस और हार के बाद एक फर्क पड़ा है?
देखिए, आपने कहा डैमेज कंट्रोल के बाद, मैं दो बात कहूंगा बस, आप समझ जाएंगे दो बात। तेजस्वी एक्टिव जिस तरह से वो एक्टिव रहे, अगर एम्बा समीकरण का वोट पूरे बिहार में नहीं दरका और तेजस्वी एक्टिव रहे, तो हमें लग रहा है कि तेजस्वी लड़ाई में हमेशा रहेंगे। लालू यादव 22 सीट पर चले आते, आपको याद ही होगा। खैर उनके बेटे उनसे 3 सीट ज्यादा लाके 25 पर आ गए, भले एक एमएलए भी भाग गया उनका। लेकिन ये दो चीज है, अगर वोट बैंक पर अगर प्रशांत किशोर ने अन्य जिले में भी सेन नहीं लगाया और लोगों में यह मैसेज जाने में तेजस्वी यादव रोकने में सफल हो गए कि नहीं, हमें सीख मिली है, मैं रहूंगा, मैं लोगों के लिए लड़ूंगा, मैं जेनजी के लिए लड़ूंगा, मैं सोशल तौर पर एक्टिव रहूंगा, तो हमें लग रहा है कि यह बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि लालू यादव का एक बड़ा वोट बैंक बनाया हुआ है। और यही कारण आप देख रहे हैं 2 दिन और 2 आर्थिक सहायता। बंटी यादव के परिवार को 5 लाख, चंदेश्वर चौधरी के परिवार को आर्थिक सहायता। अब आपको प्रतिक्रिया जो उन्होंने दी, उन्होंने कहा पिछड़ा के लोगों को मारा जा रहा है। चलिए मरगूब, ये तो तेजस्वी को समझ में आ गया है कि चुनाव हारने के बाद से ज्यादा ये समझ में आ गया है कि जनता के पास एक नया विकल्प जो उठ रहा है जनस्वराज के पीके के तौर पर, कहीं वो अगर डैमेज कर दिया इनके समीकरण को जो लालू प्रसाद यादव ने बना रखा था, इनकी सिर्फ जिम्मेदारी थी संभालने की, तो ये फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारी के लिए मरगूब।